सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों रोटेशन मोशन का। मैंने वही वही पैटर्न अपना है कि 2023, 22 और कुछ 21 के क्वेश्चन है वो मैंने डाले हैं बच्चों। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन उसमें स्किप नहीं किया हो सकता और रिपीटेशन वाले स्किप किए होंगे बस। ठीक है, ऑलमोस्ट बाकी सारे सेम है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस बाकी ईयर्स की कर लेनी, शुरू के 24-25 की कर लेना और 20 की करना तो वो कर लेना, इतना बहुत है। पहला क्वेश्चन करते हैं। जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है। विदाउट स्लीपिंग है मतलब कि प्योर रोटेशन मोशन है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, और ये क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है, ए पॉइंट है यहाँ पे, जब वो हाफ सर्कल कर लेगा तो कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखो, जब ये हाफ सर्कल कर लेगा तो हाफ सर्कल जब करेगा वो यहाँ पे पहुंचेगा, और जिसका ए पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट बोलता है, आप सभी को पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट होता है कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ दोनों के बीच में, है ना। तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो गया बच्चे, ये हो गया। अब ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ होगा, जितना ये वाला हुआ होगा। देखो, ये जब यहाँ से पहुंचा है ये वाला पोर्शन, उतना डिस्टेंस होगा। ये कितना होता है, ये होता है पाई आर। और ये कितना है, ये है 2 आर। ये क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज बन गया। तो ये क्या बन गया बच्चों, पाई आर का स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर। तो आर बाहर ले लोगे तो पाई स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी। अगर वो क्या बोलता, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बोलता, तो आपको पता है डिस्टेंस कितना हो जाता बच्चे, जितना वो चला है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फैन कंटिन्यू टू रोटेट फॉर सम टाइम आफ्टर करंट इज स्विच ऑफ। यस, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फॉर कंटिन्यू टू रोटेट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ मास है तो उसके वजह से कुछ ना कुछ वो रोटेट होता रहेगा। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि आपको पता है ना ड्यू टू इनर्शिया मोशन सडन चेंज नहीं कर सकता, हमने पढ़ा है इनर्शिया मोशन सडन चेंज नहीं करता। ठीक है, तो करेक्ट है, रीजन इज करेक्ट फॉर असर्शन। नेक्स्ट बच्चों ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 8 kg, ठीक है, हैंगिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड सी डी। सी डी एक रॉड है, ठीक है, ऑफ मास सी डी का रॉड दे रखा, सी डी का मास भी दे रखा है, जो रॉड है उसका मास दे रखा है 2 kg। ऑफ लेंथ कितने बच्चे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर है। pivoted at in the end C on a vertical wall as shown in figure. It is supported by cable AB, ठीक है, such that system is at equilibrium. सिस्टम इक्विलिब्रियम पर होता है तो इसका मतलब क्या होता है सर, सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम है तो ये कंफर्म होगा कि यहाँ पे एफ नेट भी क्या होगा, जीरो होगा, और टाउ नेट भी क्या होगा बच्चे, जीरो। ये चीज है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस एक्सिस पे टॉर्क निकालने की कोशिश करूंगा। इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पर मैं इस पॉइंट पर टॉर्क निकालने की कोशिश करता हूँ। टॉर्क समझ लो होता है क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। इसको और बेटर करने के लिए हमें पढ़ना चाहिए आर परपेंडिकुलर एफ। आर क्रॉस एफ है ना, तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं आर परपेंडिकुलर एफ से। ठीक है, अगर खुद आर परपेंडिकुलर आर और एफ के बीच में 90 डिग्री बना रहा है फिर तो कैपिटल आर आ जाएगा, अदरवाइज मेरे को 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं सबसे पहले 8 kg वाला। 8 kg वाले का देखा तो फोर्स नीचे की तरफ है जो कि 80 न्यूटन है। ठीक है, और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बच्चे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ये रहा। तो देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री है, या फिर ये खुद क्या है इसके परपेंडिकुलर। तो इसकी वजह से जो टॉर्क होगा, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा क्या बताया था, आर से एफ की तरफ जाते हुए। आर से एफ की तरफ जाते हुए तो टॉर्क की डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे। ये बन गया बच्चे कौन सा, क्लॉकवाइज। आपकी मर्जी है क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है। मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो मैंने इसको पॉजिटिव लिया तो इसकी वैल्यू होगी 1 × 80। 1 × 80। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, क्या बात क्लियर हो गई। हाँ जी सर। ठीक है, यस सर। अब ध्यान देना रॉड का, रॉड का ध्यान देना बच्चों। ये रॉड है, रॉड तो डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड लग रही है मेरे को, है ना। पॉइंट मास वाला तो नहीं, रॉड डिस्ट्रीब्यूटेड तो उसका बीच में ही होगा, कहीं ना कहीं बीच में होगा। रॉड का मास दे रखा है 2 kg। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 20 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बच्चों, 0.5 मीटर। तो इसकी वैल्यू बताओगे कैसी जाएगी बच्चे, कैसी वैल्यू जाएगी इसकी।
कैसी वैल्यू क्लॉकवाइज। जाएगी? क्लॉकवाइज आ रही वैल्यू, क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू? +20 × 0.5। प्लस 0.5 टू। 20। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? ठीक है। कोई और भी फोर्स है क्या? आप बोलोगे यस सर और भी फोर्स है, ये टेंशन की वजह से। अब टेंशन देखो, ठीक है, टेंशन ऊपर की तरफ है। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है बच्चों 60 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.6 हो गया। और यहाँ पे क्या? आर एफ। ये देखो ये कैसे जा रहा है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज, तो डेफिनेट इसकी माइनस वैल्यू लिखेंगे कैसे? डिस्टेंस कितना है? 0.6। 0.6। टेंशन कितना है? टी, जो मेरे को निकालना है। इस बार एंगल दे रहे साइन 30। 30, तो चुपचाप लगा दो साइन 30 टू 0। तो इक्वेशन बन गया मेरे ख्याल से। टी की वैल्यू तो आप 130। निकाल ही लोगे, मेन तो है इक्वेशन। सबको क्लियर हो गया ये वाला हाँ जी, कॉन्सेप्ट? यस क्लियर हो सर, गया यस सभी सर। को? वो नहीं देखो, ये टॉर्क एट टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट ओरिजिन गिवन है हमें। ओरिजिन पे टॉर्क गिवन है। इफ द फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल विद पोजिशन वेक्टर है, कहीं ना कहीं यहाँ पे पोजिशन वेक्टर है, तो इसके वजह से कितना टॉर्क होगा? ठीक है। टॉर्क ऑफ ए फोर्स है, अच्छा सॉरी, ऑफ ए फोर्स है। ये फोर्स है बच्चों, फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं। ठीक है, और टॉर्क निकालना है। फिर तो सबको पता है आर क्या होता है बच्चों? आर क्रॉस एफ होता है। तो आर क्रॉस एफ कैसे निकालते हैं? हमें पता है कि हमें अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकालना है तो यहाँ पे आता है आई जे वेक्टर के लिए। पहले आता है आर, आर क्रॉस एफ लिखा, तो आर, आर की वैल्यू क्या है बच्चे? ये तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 2, 1। यहाँ पे आ जाएगा 5, 3, माइनस के 7। लिखते कैसे हैं? आई लिखा यहाँ पे, इसको भूल जाओ, इसको यूज करना है। तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे माइनस के 14, यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस के 3, माइनस के 79। माइनस के 79 आ रहा है, खत्म कहानी बस। आगे चेक करने की ज़्यादा कैलकुलेशन जरूरत नहीं है, सिंपल बोला है इसने। फिर भी अगर लगता है आपको कि एक और कैलकुलेशन कर सकते हो नेक्स्ट वाली, जे वाले की देख लो, माइनस जे आता है यहाँ पे, बस ध्यान रख लो माइनस जे आता है। अब ये वाला और ये वाला यूज होगा। 2 इंटू माइनस है, -14, -5, तो आ गया -19। -19 माइनस क्या बन जाएंगे? +19 जी, सी ऑप्शन। इज सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर हैविंग द सेम मास एंड सेम रेडियस रोल डाउन द इन सेम इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम द टॉप विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग है, दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर टू द सॉलिड स्फीयर, रेशियो निकालनी वेलोसिटी की। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर प्योर रोलिंग कर रहा है बच्चे, तो उस केस में एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला याद है जो हम उसमें निकालते थे? रेडियस ऑफ गायरेशन का याद हो तो, अगर ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन में 1 + k² बाय r², ये होता है। यस और नो? क्लियर है सभी को? एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला विद यस सर। रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू ये होती है, ठीक है। अब देखो कि अगर ये जा रहा है, इस एक्सीलरेशन से जा रहा है, तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे मान के चलो डिस्टेंस होगा एस, जो कि दोनों के लिए कॉमन होगा। तो इक्वेशन क्या होती है? क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जी कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं v² - u² = 2as, ये वैल्यू 0। एक्सेलरेशन माइनस का, डिस्प्लेसमेंट में माइनस का, तो दोनों प्लस के ही रहने दो, तो 2s जी साइन थीटा अपॉन में 1 + k² अपॉन में r²। v की वैल्यू निकाल रहे हो तो अंडर रूट हो गया। अब निकालना है सॉलिड सिलेंडर के लिए। सॉलिड सिलेंडर के लिए के की वैल्यू क्या होता है? सर रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालते हैं बच्चों? मैंने बताया था। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। इसका होता है, सॉलिड सिलेंडर का होता है mr² / 2, और उसको रिप्लेस कर दो m k² से, तो k² की वैल्यू आ गई इसके लिए r²/2, या फिर k की वैल्यू आ जाएगी r/√2। क्लियर हो गया? तो सॉलिड सिलेंडर के लिए वैल्यू क्लियर हो गई, ठीक है। ऐसे सिमिलरली बच्चे किसके लिए निकालेंगे? सॉलिड स्फीयर के लिए उसकी वैल्यू होती है 2/5 mr²।
इसको अगर एम के स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2/5 r स्क्वायर, या फिर के की वैल्यू आएगी √ऑफ 2/5 r। तो सिंपल क्या करना है, के ही तो है, बाकी तो सब सेम ही है। तो यहाँ पे निकालना सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, ये नीचे है, ये कट जाएगा, तो नीचे आएगा सॉलिड उसका सिलेंडर का 1 प्लस के की वैल्यू कितनी है, r²/2, तो ये हो जाएगा r²। ऊपर क्या रहेगा, 1 प्लस ये 2r²/5, फिर r² से r² कैंसिल, ये आएगा 7/5, ये आएगा 3/5, 3/2 सॉरी, 3/2। तो क्या आंसर आ गया बच्चे, ऊपर जाके 40, नीचे जाके 15, 14/15, ये आंसर। क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है इजी पर अच्छा क्वेश्चन। देखो स्फेरिकल शेल ऑफ 1 kg है, रेडियस है r, रोलिंग विद एंगुलर स्पीड है ओमेगा, और हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ प्लेन। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन सॉरी ये है, और इसमें ए की वैल्यू बतानी। देखो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम का पहले तो बताओ। इसमें ना बच्चे दो चीज हो रही है, एक तो आगे भी बढ़ रहा है और रोटेट भी कर रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम एक तो वेलोसिटी की वजह से भी निकलेगा और ओमेगा की वजह से भी निकलेगा। आपको पता है अगर एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा तो फॉर्मूला होना चाहिए mv/r sin थीटा, या फिर मुझे बोलना चाहिए m/r परपेंडिकुलर v। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। प्लस एक होता है आई ओमेगा, एक ट्रांसलेशन की वजह से और एक रोटेशन की वजह से, दोनों की वजह से होगा। अब ये है क्या, स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का आई हमें पता है कितना होता है बच्चों, 2/3 mr² और ओमेगा तो साथ में, ये तो पूरा फिनिश हो गया। यहाँ पे देखो मुझे अगर मैं बोलूँ तो देखो ये मेरा आर हो गया, ओरिजिन से पूछा था ना, और ये मेरी क्या होगी बच्चे, वेलोसिटी होगी। अब ये एंगल तो मुझे पता ही नहीं है, ये एंगल मेरे लिए निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे को एक चीज पता है, आर परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ। ये वेलोसिटी है तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, यही तो होगा, यस और नो? इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा आर परपेंडिकुलर मेरा यही होगा। तो आर परपेंडिकुलर क्या आ रहा है इस केस में, सर कैपिटल आर ही आ रहा है। तो चुपचाप क्या लगा दे यहाँ पे, एम कैपिटल आर और वी। वी और ओमेगा में हमें पता है रिलेशन, प्योर रोलिंग होता तो वी की वैल्यू आ जाते बच्चे ओमेगा आर, तो यहाँ पे आ जाएगा एम, वी की जगह ओमेगा, आर आर यहाँ पे बन जाएगा r²। तो ये आ गया, कई बात क्लियर होगी सभी को? यहाँ पे एल्शियम लोगे तो कितना आएगा बच्चे, 5/3 m ओमेगा r², जो कि आ रहा है बच्चे 5 आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि बॉल इज स्पन विद एंगुलर एक्सेलरेशन इतना है, टाइम सेकंड है, अल्फा रेडियन, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पे, एट t = 0 द बॉल हैज एंगुलर वेलोसिटी इतना है और एंगुलर पोजीशन इतना है। तो बताओ एंगुलर पोजीशन का फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल एक चीज बताओ, एंगुलर पोजीशन जो भी चीज होती है, अगर हम एंगुलर पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या देता है, एंगुलर वेलोसिटी देता है। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 10, 10 आ रही है, वो भी t = 0 पे। अच्छा t = 0 पे एंगुलर पोजीशन 4 भी है, तो पहले तो t = 0 पुट करो, तो दो ऐसे केस आ रहे जहां पे 4 बच रहा है, ये नहीं बच रहा, ये नहीं बच रहा, खत्म कहानी। 4 बच रहा है, 4 बच रहा है, ठीक है। फिर इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो चलो ये तो डिफरेंशिएट होगा ही होगा, यहाँ पे बच जाएगा 10, ये बच जाएगा 0, यहाँ पे बच जाएगा 5, ये बच जाएगा 0, इसका जो भी डिफरेंशिएट आएगा। फिर टी की वैल्यू पुट करोगे तो देखो ये तो 10 दे रहा है, ये 10 नहीं दे रहा, तो कौन सा इक्वेशन, कौन सा आंसर हो गया बच्चे, बी। बी आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? इस तरीके से करना है बस क्वेश्चन। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है।
A route 34 meter long ladder weighing 10 kg leans on a frictionless wall. Its feet rest on the floor. ये यहाँ पे रेस्ट पर बच्चे मोशन में नहीं है. 3 meter away from the wall दे भी रखा है. And if EFF and FW are the reaction force on the floor and on the wall, ये फ्लोर की वजह से ये वॉल की वजह से है, तो इन दोनों का रेशो बताना है. तो इसको आराम से करना. देखो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हमने किया भी था क्लास में. तो देखो ये कह रहा है कि एक ये रॉड है, ठीक है. यूनिफॉर्म रॉड है तो डेफिनेटली क्या होगा इसका बच्चा, सेंटर पे मास नीचे की तरफ होगा. 10 kg है तो 100 N हो गया. ठीक है, पहला पॉइंट. दूसरा, इस वॉल की वजह से बच्चों जो इस पे नॉर्मल फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जो मैं बोलूंगा FW नॉर्मल फोर्स होगा इसकी वजह से. जो सरफेस है या फ्लोर है, फ्लोर की वजह से बच्चे जो होगा, अगर ये रुक गई है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी तो लग रहा होगा ना. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बच्चे क्या करते, पूरी स्लाइड कर जाती. इसका लग यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा है, और इस वॉल की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी है N, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है F. इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमें क्या देगा बच्चों, इसको FS मान लो. इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमें क्या देगा, FF देगा. अब आपको पता है एक फोर्स और दूसरा फोर्स दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, तो मेरा जो फ्लोर फोर्स होगा वो क्या होगा बच्चों, N² प्लस FS². नॉर्मल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स का अंडर रूट, ठीक है, स्क्वायर का अंडर रूट. अब मुझे रेशो क्या निकालना, FW डिवाइड बाय FF निकालना. तो मुझे एक्चुअली निकालना क्या है, FW डिवाइड बाय FF निकालना. ये तो कॉन्सेप्चुअल हो गया, ठीक है. अब निकालेंगे कैसे, ये देखो. इसने कहीं पे भी नहीं बोला, इसने बोला इट फीड्स रेस्ट. रेस्ट पर आ गया तो सारा का सारा केस किस में आ गया बच्चों, इक्विलिब्रियम में आ गया. इक्विलिब्रियम में हमें सभी को पता है टॉर्क नेट कितना होता है, 0. एफ नेट कितना होता है बच्चे, 0 होता है. अगर इस सिस्टम का मैं अगर मैं इस सिस्टम का बच्चे फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं रॉड का, उसको मैं इससे रिप्लेस कर रहा हूं, तो आप देख पा रहे हो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 100 N, या फिर मैं इसको mg बोल सकता हूं. ऊपर की तरफ लग रहा है बच्चे N, ये देखो N लग रहा है. लेफ्ट राइट हैंड साइड पे लग रहा है FS, और लेफ्ट हैंड साइड पे लग रहा है FW. तो मुझे बताओ रेस्ट पर है तो मैं डायरेक्टली देखो N की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, mg, ठीक है. और FW की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, FS. तो ये तो देखो इससे निकल गया. क्या बात क्लियर हो गई यहां तक सभी को, यस और नो. हाँ जी सर. ठीक है, तो मेरे पास एक वैल्यू ये आ गई बस. अभी ये वैल्यू अगर एक निकल जाएगी FW, वो FS के बराबर हो जाएगी. अब मैंने दूसरा पॉइंट क्या बोला, टॉर्क भी क्या होता है, 0 होता है. लेकिन टॉर्क तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट 0 होता है ना, पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट 0 होता है. तो ध्यान से देखो यहाँ पे, मैं इस पॉइंट पर 0 निकाल रहा हूँ. सर मैं इस पॉइंट पर भी तो निकाल सकता था, बिल्कुल निकाल सकता, लेकिन इस पॉइंट पर एडवांटेज क्या है, यहाँ पे दो फोर्स है, दोनों की वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इनको टच करते हुए जा रहे हैं इस एक्सिस के तरह. तो इसके वजह से भी टॉर्क 0, इसके वजह से भी टॉर्क 0, तो दो टॉर्क निकलेंगे, एक mg की वजह से और एक FW की वजह से. अब अभी हमने पढ़ा है टॉर्क निकालते कैसे, देखो. अब इसके लिए अलग डायग्राम बना लो. यहाँ पर है बच्चे 100 N. मैंने क्या बोला, अगर मैं इसको थोड़ा सा खिसका के लेके जाऊं तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये परपेंडिकुलर हो गया डिस्टेंस. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा सर, ये है 3 मीटर. 3 मीटर है, यहाँ पे है, यहाँ पे बना लेते हैं. तो एक चीज बताओ, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाऊं तो ये कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 1.5 मीटर. देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स तो कैसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसके से टॉर्क कितना होगा, 1.5 इंटू mg. सन में आ गया, इसके से टॉर्क सन में आ गया बच्चे, क्लियर है. हाँ जी ठीक सर. है, अब यस निकालते हैं सर. पॉइंट पर. इसकी वजह से अगर देखो फोर्स यहाँ लग रहा है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो गया ना, कहां तक, इस पॉइंट तक. इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया. ये तो हमें पता नहीं, फिर हमें निकालना पड़ेगा. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो कि 34 ही है, रूट करेंगे तो ये -9. 34 -9 है तो √25, तो निकल गया 5. ये 5 मीटर हो गया, ये 5, और ये क्या हो गया बच्चे, F वॉल.
तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया वॉल, और ये कैसे जा रहा है, ये जा रहा है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के एफ डब्ल्यू इंटू 5। तो मेरे ख्याल से अब एफ डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, 1.5 mg/में 5। ये कटा यहाँ से 0.3 से, mg की वैल्यू 100 थी, तो कितना आ गया बच्चे, 30 न्यूटन आ गया। अब बस एफ डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 30 न्यूटन, 30 डाल दो। एन की वैल्यू कितनी थी, एन की वैल्यू 100 ही थी, तो 100 का स्क्वायर। एफ एस एफ डब्ल्यू के बराबर है, तो 30 है, तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर। आंसर निकालोगे, इनमें से कोई एक आंसर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो? देख लो, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। इसको करना है जरूर, प्रैक्टिस के लिए जब करोगे तो इस क्वेश्चन को जरूर करना है। हाँ जी सर। क्या आ गया? यस सर। ये देखो, एक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो, एक हमने पढ़ा था बच्चों पैरेलल थ्योरम। पैरेलल थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर एक एक्सिस पे निकालना है और दूसरी एक्सिस उसके जस्ट पैरेलल में, तो अगर ये डिस्टेंस बच्चे क्या है, डी है, तो जो भी यहाँ पे आई सी ओ एम निकलता था उसमें क्या ऐड हो जाता था बच्चों, एम डी स्क्वायर ऐड हो जाता था। इस चीज का याद है। दूसरा, अगर मान के चलो कि सेंटर एक्सिस है, लेकिन पूछो इस पे रहा है, डायमीटर के एक्सिस पे पूछ रहा है, ठीक है, ये इस पे गिवन है, मैं सेंटर पे गिवन, जैसे रिंग का है, रिंग के सेंटर पे गिवन है, तो हम क्या करते हैं, दो एक्सिस ले लेते हैं और हम बोलते हैं फिर आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड। आई जेड पे तो हमें वैल्यू पता ही रहती है, सेंटर पे तो हमें वैल्यू पता ही रहती है, ठीक है। आई एक्स और आई वाई बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो उसको 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स इक्वल टू आई जेड ले सकते हैं। आई जेड पे वैल्यू पता होगी तो आप आई एक्स निकाल सकते हो, दैट विल बी आई जेड डिवाइडेड बाई 2। ये दो मेथड है तो वही यूज होंगे। देखो क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट एनी टेंजेंट। अब आपको बता, अगर सॉलिड स्फीयर है, हम सेंटर पे निकालते हैं, सेंटर पे निकाले चाहे कैसे में निकाले, रहेगा तो डायमीटर ही, क्योंकि स्फीयर है तो समझ लो ये डायमीटर सेंटर से ही पास होकर जा रहा है, ठीक है। अब हमें टेंजेंट पे निकालना है, कोई सा भी टेंजेंट ले लिया, इसके पहले टेंजेंट ले लिया, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, ये हो जाएगी आर रेडियस। तो इसकी वैल्यू होती थी 2/5 mr²। आर डिस्टेंस है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी mr², ऐड करोगे तो 7/5 mr², 7/5 mr। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलोस्फीयर अबाउट एनी टेंजेंट, होलोस्फीयर में वैल्यू होती है बच्चे 2/3 mr², और इसमें क्या ऐड कर देंगे बच्चों, mr², 5/3 mr², ये हो गया ऊपर वाला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर अबाउट डायमीटर, तो ये वाला केस होगा, देखो सेंटर पे तो है सर्कुलर रिंग, कितना mr² होते हैं, डायमीटर में पूछ रहा है, तो हो जाएगा 2i डायमीटर वाला x मान लो इक्वल टू में आई जेड, जो की वैल्यू हमें पता होती है mr²। तो आई एक्स मतलब कि डायमीटर वैल्यू क्या होगी, mr²/2। तो वैल्यू होगी इसकी ये, इसकी वैल्यू ये हो ही जाएगी। डिस्क पूछा है तो डिस्क की तो वैल्यू ऐसी mr²/2 होती है, उसका हाफ कर देंगे तो 1/4 mr²। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सभी को अच्छे से वाला क्वेश्चन। यस हाँ जी सर। यस सर। ये देखो, अच्छा ये वाला, ये क्वेश्चन बच्चों सर्कुलर मोशन में बोलो, क्योंकि ऐसे तो पता चलता नहीं, सर्कुलर मोशन के भी जब ऐड करा था तो ऐसे क्वेश्चन बच्चे 5 क्वेश्चन आए। हाँ, पांच, 5 क्वेश्चन, तो 30 साल में 5 क्वेश्चन आए होंगे। तो इसको मतलब सेट में भी रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आराम से समझ लो। देखो क्या कह रहा है, वन एंड ऑफ द मासलेस स्प्रिंग, और स्प्रिंग वैसे तो है सर्कुलर मोशन का, इसमें पता नहीं क्यों डाल दिया है, केवल ओमेगा की वजह से। वन एंड ऑफ द मासलेस स्प्रिंग ऑफ, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, नेचुरल लेंथ है बच्चे L0, इज फिक्स्ड while the other end is connected to the small mass of mass m lying on a frictionless table। फिर स्प्रिंग रिमेन हॉरिजॉन्टल ऑन द टेबल, टेबल पे रखी हुई है बच्चे। इफ ऑब्जेक्ट इज मेड टू रोटेट एट एट एंगुलर ओमेगा, ठीक है, तो बताओ इलोंगेशन कितना होगा। देखो सबसे पहले तो जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग अगर मूव नहीं कर रही है तो इस पर कोई भी टेंशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब मूव नहीं कर रही है तो बस एक ये टेंशन होगा कि यहाँ पे बस मास m है और रखा हुआ। लेकिन जैसे ही रोटेट करने लगेगा तो आपको होता है रोटेट करने की वजह से बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो इलोंगेशन होगा। और आपको होता है जब इलोंगेशन होता तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जनरेट होगा, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स होगा, जिसको हम समझते हैं वो क्या होना चाहिए बच्चे, k इंटू एक्स।
पर ये हर बार तो बाहर की तरफ निकलता नहीं रहेगा, खींचता नहीं रहेगा घूमने से। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और आपको पता हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? वो होती है एम आर ओमेगा। मानते हो इस बात को? यस और नो? कोई हाँ डाउट जी तो नहीं सर। है किसी को भी? क्लियर है ना? अब ऐसी स्टेज आएगी ना, बस रोटेट हो रहा है, मतलब कि दिस फोर्स विल बी इक्वल टू दिस फोर्स हो गया, है ना? ये बात हो गई कि के एक्स इक्वल टू क्या हो गया? एम आर ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से समझना, पहले इसकी लेंथ थी बच्चे एल नॉट, ठीक है? अब इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चे? यहां से लेकर यहां तक जो रेडियस बनी वो बनेगी एल नॉट प्लस एक्स। इसका मतलब आर की वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय एल नॉट प्लस एक्स ओमेगा। एक्स तो इलोंगेशन हुई है, वो तो हुई है, बस काम खत्म। क्या निकालना है? इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग निकाल। इलोंगेशन मतलब कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? ये एक्स है, एक्स वाला इधर ले जाओ, माइनस के एम एक्स ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम एल नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू आ गई एम एल नॉट ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, यही है। क्लियर? यस और नो? क्लियर हो गया बच्चों? हाँ जी सर। यस सर। ये मेरे ख्याल से अब कर लोगे। चलो एक ये वाला करवा लेते हैं, रोटेशनल करंट। इस सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, रेशियो ऑफ रोटेशनल। पहले तो बताओ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पहले तो बताओ नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सर नॉर्मल होती है हमारी जो ट्रांसलेशन उसको बोलते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल क्या होते हैं बच्चों? मास की जगह किसको ले आते हैं हम? आई को। वी की जगह ले आते हैं ओमेगा को, तो बन गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। निकालना क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल। टोटल क्या होता है? क्योंकि इसके अंदर प्योर रोलिंग हो रही है तो इसके अंदर ट्रांसलेशन भी होगी और रोटेशनल भी होगी। वी की वैल्यू पुट करोगे क्या? ओमेगा आर, ठीक है? आई सॉलिड स्फीयर है, आई की वैल्यू बता चुका हूं कितनी होती है बच्चे। आई की वैल्यू, आई की वैल्यू होती है एम 1/5 फाइव एम आर स्क्वायर। स्मॉल आर लिए तो स्मॉल आर लेके बाहर सारी वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा बस। क्लियर हो गया? यस और नो? हाँ जी ठीक है? सर। यस सर। ये देखो ये क्या कह रहा है कि एक थिन सर्कुलर रिंग है ऑफ मास एम है, सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम है, रेडियस आर है, रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रोटेट कर रही है बच्चों, ऐसे रोटेट। और कहाँ पे रोटेट कर रही है? अबाउट एन एक्सिस वर्टिकल टू इट्स प्लेन। वर्टिकल टू इट्स प्लेन मतलब कि बच्चों ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे इस तरीके से। ये रिंग है, ऐसे रोटेट कर रही है, और इसकी वैल्यू गिवन है कितनी? 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है? रोटेट कर रही है। फिर वो बोलता है कि उसी रिंग पर हमने जेंटली 2 मास रख दिए, वो भी अपोजिट एंड पे। सेम रिंग है और यहाँ पे 2 मास रख दिए, और वैसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली रोटेट करेगी। और इसकी ओमेगा मान के चलो, ओमेगा ये है, ओमेगा 2 ले लो, ये ओमेगा 1 है, ठीक है? मास क्या ले लिया बच्चे? इसका एम, इसका एम, इसका कैपिटल एम था और इसका भी कैपिटल एम। तो बताओ ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा। पहले इसको समझते देखो। सेंटर पे हमारा आई की वैल्यू गिवन होती है ना, सेंटर में हमारे पास आई की वैल्यू गिवन होती है। और सेंटर पे जब आई की वैल्यू गिवन ही है तो रोटेट, तो यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो बच्चे जीरो हो जाएगा टॉर्क। कैसे? सर ये बताओ, यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई एल्फा, ठीक है? या फिर क्या बोलेंगे बच्चों? या फिर क्या होगा बच्चों आपका? आर क्रॉस एफ, यही होगा। अब आर भी रेडियस यहाँ पे, और जो फोर्स होता है वो भी आपको पता है यहीं पे लगता है ना, रेडियस आर, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी यहीं पर ही है। आर और एस सेम लाइन में ही है, आर और एस सेम लाइन में, साइन थीटा तो हमेशा जीरो ही होगा। तो इसका मतलब कि एक्सिस पे जब भी हम निकालेंगे तो वहां पे टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ पे देख लो फिर दोबारा टॉर्क जीरो है, क्योंकि फिर दोबारा हम सेंटर पे ही तो हैं। ऐसा तो नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दो की वजह से ये शिफ्ट ही हो गया, एक्सिस एक्सिस तो सेम रहे, तो टॉर्क जीरो है। जब टॉर्क जीरो होता है, जैसे कि एफ नेट जीरो होता है,
तो हमने पढ़ा था कि जब एफ नेट जीरो होता है तो हमने पढ़ा था एम वी माइनस एम यू विल बी इक्वल टू जीरो, मतलब कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हो जाता है ना। ऐसे यहाँ पे बच्चों एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये इनिशियल मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, ये है क्या बच्चे, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पहले मुझे बताओ, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे क्या होगा, मास की जगह आई, वेलोसिटी की जगह ओमेगा। यहाँ पे मास की जगह आई, वेलोसिटी की जगह ओमेगा। यहाँ पे वन वन, यहाँ पे टू टू। बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो, समझने में कोई डाउट है तो बताओ पहले, यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ जी Yes. सर। अब मुझे बताओ यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, टू दे रखी है। आई के बताओ यहाँ पे रिंग का बच्चे क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होता है, एम आर स्क्वायर। एम MR. आर स्क्वायर, खत्म। इससे बताओ, इस पे रिंग तो है ही है पहले सी एम, तो बन जाएगा एम आर स्क्वायर। पर दो छोटे छोटे मास भी हैं, और जो मास की दूरी है वो आर डिस्टेंस पर ही है। तो हो जाएगा स्मॉल एम एम आर आर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा स्क्वायर स्मॉल एम आर स्क्वायर। तो कितना होगा, टू टू स्मॉल एम स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या रहेगा बच्चे, ओमेगा टू। मेरे ख्याल से कंपेयर करना है दोनों को इक्वेट करके ओमेगा टू की वैल्यू निकाल दोगे। ये तो कर ही दोगे, इतना काम तो कर ही दोगे। वैसे मेरे ख्याल से ये आंसर आना चाहिए, यही बैठ रहा है, टू एम एम प्लस टू एम प्लस टू, सी आंसर है। क्लियर हो गया बच्चों, हाँ जी यस हो, सी आ रहा है। ठीक है। Yes, sir. ये देखो, ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल स्फीयर हैं, टू आइडेंटिकल स्फीयर है जिसका मास है इतना बच्चे, रेडियस है इतना, एट द एंड ऑफ द लाइट रोड है। कोई लाइट रोड कॉल है, उसका उस रोड का मास नहीं है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू स्फीयर, अब स्फीयर कैसे भी रख लो, रहेंगे तो बीच में ही, है ना, इस तरीके से। सेंटर ऑफ स्फीयर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है बच्चे 5 मीटर। इसका रेडियस कितना दे रखा है, 1/2 मीटर। ये भी रेडियस दे रखा है 1/2 मीटर। What will be the moment of inertia of a system about an axis, about an axis perpendicular to the road के perpendicular, और कहाँ पे होगा, मिड पॉइंट पर होगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पहले तो मुझे बताओ कि मैं ऐसे क्यों निकालूं, मैं तो फिर ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। क्या मैं बता सकता हूँ इस वाले पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इस वाले लाइन में, इस वाली लाइन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। 2/5 एम आर स्क्वायर। आप कोई सा भी ले लो, हमेशा सेंटर से पास होकर जाएगी, वो हमेशा ही क्या रहेगा स्फीयर में, बहुत अच्छी बात है, 2/5 एम आर। अब कितना डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, आप बोलोगे सर यहाँ सेंटर से लेकर सेंटर तक है 2.5, तो क्या हो जाएगा आपको पता है, एम 2.5 का स्क्वायर, ये होता है ना, एम इंटू डी स्क्वायर, ये निकल गया। हाँ जी सेम सर। ऐसे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, 2 इंटू। बस एम की वैल्यू गिवन है हाँ जी सर। 1.5, आर की वैल्यू गिवन है 1/2, बस एम की वैल्यू गिव पुट करो 1.5, आर की वैल्यू गिवन करो 1/2, क्योंकि सारे स्टैंडर्ड यूनिट में है, बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। सर में आगे सभी को, Yes. हाँ जी ठीक है। सर। सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन, एक दो तीन शायद चीजें चेंज की है इन्होंने। ये आया है 2023 से 24 में, नहीं हाँ 2023 में आया है, और न्यूमेरिकल टाइप में है, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, अभी आएगा वो भी, लास्ट में आएगा, लास्ट बस बताने के लिए बताया था। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिंगल पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अब बताओ, आपको पता है जब एंगुलर मोमेंटम ऑफ सर्कुलर पार्टिकल, ये वेलोसिटी यहाँ जा रही लगातार, आर ये रहा, आर और एफ, तो जब वेलोसिटी सेम है, आर सेम है हर जगह, तो लीनियर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वो भी तो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, यस और नो। हाँ जी सर। और डायरेक्शन इसकी कहाँ रहेगी मुझे बताओ, अब डायरेक्शन देखो, ये आर है, ये एफ है, मुझे बताओगे इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, एंगुलर मोमेंटम की, बस इतना, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, सेम सेम, ये गलत,
अब दोनों में से एक चीज करना, डायरेक्शन कहाँ पे होगी बताओ, डायरेक्शन कहाँ पे लग रही है आपको, बस इतना बता दो। आर ये रहा, वी ये रहा। कहाँ पे लग रही है डायरेक्शन? हाँ भाई दिवस, तू बता कहाँ पे लग रही है डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। है, तेज बोल। जेड में आ जाएगा ना, आउटसाइड। आ जाएगा। भाई साहब देखो, ये आई है, ये जे है। आपको बता आई क्रॉस जे क्या होता है बच्चों? के होता। आई क्रॉस जे, या फिर आपको पता होना चाहिए ना कि मैंने पढ़ा था ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए बी साइन थीटा नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल मतलब कि इससे बाहर, बाहर की तरफ, आपकी तरफ आ रहा है। तो हर एक पॉइंट पर बाहर की तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन भी क्या है, बाहर की तरफ ही है। डायरेक्शन भी क्या है बच्चों, सेम है। ऐसा तो नहीं ना एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, ऐसा तो है नहीं। डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। समझ में आ गया सभी को? कई बार बच्चा पता है क्या सोचता है, देखो हाँ जी डायरेक्शन सर। तो चेंज हुई, इस वजह से दिया है क्वेश्चन। देने का पर्पस क्या, ही तो था पर्पस। बच्चा यही लगाएगा ज्यादातर चांस, चेंज इन डायरेक्शन, लेकिन गलत है। आंसर है बी। Two disks have moment of inertia I1, I2 about their respective axis perpendicular to plane passing through the center। ठीक है, दो हैं डिस्क, ठीक है, जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, वो इस तरीके से है बच्चे। ये मान के चलो डिस्क ए है, डिस्क बी है, सेंटर से पास होके जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसका है I1, इसका है I2। दे आर रोटेटिंग विद ओमेगा 1, ओमेगा 2, रोटेट कर रहे हैं। फिर जैसे ही इनको ब्रॉट इनटू कांटेक्ट लाया, ब्रॉट इनटू कांटेक्ट मतलब कि बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर जेंटली रखा, फिर देखा गया कि यहाँ पे कुछ लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है। लॉस ऑफ एनर्जी मतलब कि जैसे मान के चलो होगी, क्यों ऐसे क्यों हो रहे हैं? देखो ये मान के चलो बड़ी वाली एक्सिस है, ये रोटेट कर रही है ओमेगा 2 से। अब जैसे छोटी वाली आए, छोटी वाली इसके ऊपर जैसी मैंने रखी, तो होगा क्या, थोड़े टाइम के लिए जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसकी बढ़ जाएगी, और जिसकी बड़ी हुई थी उसकी कम हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी भाई? सेम में आ जाएंगे ना, जब एक दूसरे के ऊपर तो सेम हाँ ओमेगा जी सी सर। रोटेट करेंगे, मान के चलो ओमेगा एफ से रोटेट करेंगे, तो अगर जिसकी कम होगी उसकी क्या हो जाएगी बच्चे, ज्यादा हो माइनस हो। जाएगी, ज्यादा वाले की कम हो जाएगी, तो मतलब कि एक फाइनल पे पहुंच जाएगी। अब फिर ये वही वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है जो मैंने जस्ट पहले किया था। सेंटर पे अगर सारी चीजें आ गए तो यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो। यहाँ पे भी टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। क्या चीज सेम आ जाएगी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा तो पहले का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब आई इंटू ओमेगा। यहाँ पे 1 1, यहाँ पे आ जाएगा I2 ओमेगा 2। यहाँ पे क्या रहेगा, क्योंकि दोनों का अब आई जुड़ चुका है तो आई तो चेंज होता नहीं है, तो I1 + I2, ये आ गया ओमेगा है। ठीक है, ये दोनों क्या रहेंगे बच्चों, सेम होंगे, कंजर्व रहेंगे। तो हमें ओमेगा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी I1 ओमेगा 1 + I2 ओमेगा 2 डिवाइड बाय I1 + I2। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पहले मुझे बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। इसकी काइनेटिक एनर्जी मैं बोलूंगा हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, इसकी हो जाएगी बच्चे हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, इन दोनों का सम। और इसका क्या हो जाएगा बच्चे, हाफ I1 + I2 ओमेगा F का स्क्वायर। इन दोनों का सम, और इससे माइनस करेंगे, दोबारा देखो, इन दोनों का सम इससे माइनस करेंगे, तब जाके हमें लॉस मिल जाएगा। अगर लॉस नहीं होगा तो जीरो वैल्यू निकल जाएगी, बात खत्म। अगर लॉस नहीं होगा तो जीरो वैल्यू निकलेगी, पर कुछ ना कुछ तो लॉस दिखाई रहा है, इसका मतलब कि हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ये तो हमने देखा ही था, एक की बड़ी थी एक की कम हुई थी, ठीक है। और जो, अब ओमेगा एफ की वैल्यू ये वाली डालोगे आप, अब जो वैल्यू निकलेगी वो आंसर आ जाएगा, बस खत्म कर। समझ में आ गया? यस और नो? हाँ जी सर। सारे क्वेश्चन करने ही, तब जाके दिमाग में जाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड एल अबाउट एन एक्सिस निकालनी है, पासिंग थ्रू वन ऑफ द कॉर्नर
एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब कि ध्यान से समझो, ये रॉड है, ये पॉइंट हो गया, लेकिन इस पॉइंट के आउटसाइड पर, मतलब ये पॉइंट समझ लो आपकी तरफ आ रहा है, ये वाली एक्सिस पे निकालना है, इस वाली एक्सिस पे निकालना है। तो आराम से समझते हैं, देखो ये रॉड है, ये सिंपल यही रॉड है। इस रॉड के जब हम बीच में निकालते तो हमें याद है ML² बाय 12 होता था, है ना बच्चों। और जब हम ऐसे निकालते थे, इस एंड पे निकालते तो उसकी वैल्यू क्या होती थी, ML² बाय 3। क्या बात क्लियर है सभी को, यस और नो, है ना। हाँ जी सर। तो मुझे बताओ, ये वाली जो रॉड है, इसके लिए ये वाली जो एक्सिस होगी, ठीक है, इस पे वैल्यू कितनी आएगी, मैं बोलूंगा ML² बाय 3। ये जो रॉड है, ये वाली रॉड है, इसके वजह से इस वाली एक्सिस पे क्या वैल्यू आएगी, मैं बोलूंगा ML² बाय 3। अभी मैंने परपेंडिकुलर थ्योरम पढ़ी थी, जो मैंने परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताई थी। मैंने क्या बोलता, अगर एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, तो अगर तीसरी एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो मान के चलो ये IX है, ये IY है, और ये IZ है। और आपको पता IX प्लस IY इक्वल टू IZ, मुझे IZ ही चाहिए। तो इन दोनों का सम करना है, इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम होगा 2ML²बाय। अगर वो ये पूछता ये वाली एक्सिस बताओ, इसका भी मैंने क्वेश्चन करवाया, इसका क्वेश्चन करवाया था ना बच्चे। इसका कैसे करेंगे बच्चों, अगर ये पूछ ले सिंपल एक स्क्वायर है और डायगोनल पे बताओ, डायगोनल पे, डायगोनल मेरी एक्सिस है, कैसे करेंगे। हाँ जी, बोलो। बस ये तैयारी, मतलब आप बार ये क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी नहीं बता पाओगे। हाँ भाई हितेन, कैसे निकालेंगे इसको। तो डिस्टेंस ऐड कर देंगे। हैं, डिस्टेंस ऐड कर देंगे। वो तो ऐड कर ही देंगे, देख ये वाला पोर्शन तो सिमेट्रिक है कि नहीं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है तो इसका डबल ही हो गया। अगर मैं इसका निकाल दूंगा, इस पूरे का निकाल दूंगा, तो इस एक्सिस पे क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा बस। उस एक्सिस पे क्या हो जाएगा, इसका हाफ। कहीं कोई कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, देखो ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसे दे रखा है, इसी एक्सिस पे ही निकालो। तो हमने क्या किया था, इसका ऐसे स्क्वायर बनाया था, फिर डबल निकाला था, डबल निकाल के इसका हाफ कर दो, पर इसमें पहले से डबल दे रखा है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये एक्सिस है, ध्यान सुनो, अब ये भी एक्सिस बन सकते हैं, दोनों सेम ही है। तो ये मान के चलो I1 है, ये क्या है बच्चों I2, और ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, मान के चलो IZ। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं तो सिंपल बोलूंगा, जो I1 प्लस I2 प्लस इक्वल टू IZ के I2 बराबर होगा। और ये दोनों सेम ही है, तो मैं तो बोलूंगा 2I1 इक्वल I1 I। इक्वल टू तो I1 किसके बराबर होगा, IZ/2। सेंटर पे इसकी वैल्यू क्या होता है आपको पता है, ये है। और इसकी रॉड पे यहाँ पे इतनी दूरी पे क्या होगा आपको पता है, सेंटर पे वैल्यू होती है ML²बाय 12। इसमें डिस्टेंस ये और जोड़ दो, ये कितनी है L/2। तो कितनी हो जाएगी बच्चे, इसकी वैल्यू जोड़ देना है इसमें बस। ऐसे निकालनी है चारों की। सर में आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो। हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी सर। सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ है 80 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 80 सेंटीमीटर, मास है m, जिसका इसकी रेडियस है बच्चे 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मतलब कि डेंसिटी निकालने, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम के लिए सारी चीजें तो गिवन है, रेडियस गिवन है, एल गिवन है, तो आपको पता है वॉल्यूम तो निकल जाएगा πr²L। मास का देखते हैं। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर दे रखा है CD एक्सिस पे, तो मतलब मास नहीं गिवन है, मास निकालना है। वो कितना है,
इन दिस फिगर 2.7 kg मीटर स्क्वायर। पहले तो बताओ सिलेंडर का विद सेंटर पे कितना होता है। हम सबको पता सिलेंडर का होता है mr² बाय 2। मैंने कैसे याद करवाया था, एक डिस्क का कर लो, इन्फिनिट डिस्क कितने भी हो mr² ही रहेगा। कितने डिस्टेंस दूरी पर l/2, तो आपको पता है इसका कैसे निकालते हैं, m l/2 का स्क्वायर मतलब m × d²। वो किसकी वैल्यू गिवन है बच्चे, 2.7 वैल्यू गिवन है, तो m की वैल्यू निकल जाएगी। क्या से m की वैल्यू निकल जाएगी, कैपिटल R की वैल्यू कितनी हाँ जी। गिवन है, कैपिटल R की वैल्यू नहीं, स्मॉल r, सॉरी स्मॉल r, यहाँ पे आएगा स्मॉल r। स्मॉल r की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.2। l की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.4। 0.4 का 2 करोगे तो फिर दोबारा ये कितना आ जाएगा बच्चों, 0.8 का 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.4। 0.4 का स्क्वायर m प्लस m, r² कितना है, 0.2। 0.2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू कितना है, 2.7। m की वैल्यू आ गई 2.7 डिवाइड बाय 0.4 का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर बाय 2। जो भी m की वैल्यू आ गई डिवाइड बाय क्या करना बच्चे, पाई 0.2 का स्क्वायर इंटू 0.8, ये है वैल्यू, बस ये वैल्यू निकालनी है आपको। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन सभी को। हाँ जी सर। आगे बच्चे सो रहे हैं क्या, सब यस जगह सर। हुए हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। पढ़ रहे हैं सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड निकालना जिसकी लेंथ है l, मास है m, अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे निकालना, मिड पॉइंट में वैल्यू तो डायरेक्टली क्या होती है बच्चों, ml² बाय 12 होती है, खत्म। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड निकाला, लेंथ l है, मास 2m है, परपेंडिकुलर टू रोड पासिंग थ्रू द वन ऑफ द एंड। वन ऑफ द एंड पे वैल्यू पता होनी चाहिए, वो होती है ml²/3। लेकिन चेंज क्या होगा बच्चे, मास चेंज हो गया, मास में कितना आ गया, 2m आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा, लेंथ में चेंज नहीं है, तो 2ml²/3, 2ml²/3 इसका हो गया ये। अब तो कर ही लोगे मेरे ख्याल से, एक ये वाला करवा दे देखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड, वन ऑफ द एंड निकालना तो मतलब कि ml²/3 है। मास क्या हो गया बच्चे, डबल, लेंथ में क्या हो गया, डबल, डिवाइड बाय 3, 8ml²/3, 8ml²/3 हो गया ये। फिर ये भी क्या हो जाएगा ये, बस हो गया आंसर, खत्म। क्लियर एवरीवन। हाँ जी सर। यस सर। ये क्या कह रहा है, द फिगर शोज टू सॉलिड हैं बच्चे, कोई गैप नहीं है, टू सॉलिड डिस्क हैं विद रेडियस r एंड स्मॉल r है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ मास पर यूनिट एरिया बच्चे दोनों का क्या है, सेम है, मास पर यूनिट एरिया सेम है, ठीक है। What is the ratio of moment of inertia of bigger disk around the axis AB, around the axis AB disk का, which is perpendicular to the plane of disk। अब समझो प्लेन ऑफ डिस्क ये है, उसके परपेंडिकुलर पूछा, मतलब सेंटर से पास होकर पूछ रहा है, सेंटर वाला तो हमें पता है mr²/2 होता है, ठीक है, ये तो हो गया खत्म। आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉलर डिस्क अराउंड वन ऑफ द डायमीटर पे पूछा। अब क्या पूछा, सेंटर पे नहीं पूछा, डायमीटर पे पूछ रहा है। डायमीटर पे पूछ रहा मतलब कि इस तरीके से पूछ रहा है। हमने सीखा था इसको इस तरीके से कर दो, सेंटर पे जे कर दो, तो आपको पता है, सीधा लिख रहा हूँ 2i = IZ हो जाएगा। IZ पे वैल्यू में पता है डिस्क की क्या होती है, स्मॉल m स्मॉल r²/2, यहाँ पे आ गया 2i, आई की वैल्यू आ गई स्मॉल m r²/4, दोनों का रेशो लेना है। m से m नहीं कर सकते, सॉरी, m r⁻²2 डिवाइड बाय 2 स्मॉल m r²⁴ ठीक है, तो कट जाएगा। पर यहाँ पे मास पर यूनिट एरिया सेम था। पहले मुझे बताओ इस वाले का मास पर यूनिट एरिया क्या होगा, मैं बोलूंगा मास पर यूनिट एरिया होगा, डिस्क है ना, डिस्क का क्या होता है बच्चे, πr²। इसका भी सेम है, तो स्मॉल m डिवाइड बाय पाई स्मॉल r², पाई से पाई कटा,
ठीक है, तो कैपिटल एम की वैल्यू डाल दो, स्मॉल एम की वैल्यू, तो कैपिटल एम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे स्मॉल एम आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर। वैल्यू डालो बच्चे इस कैपिटल एम पे, तो वैल्यू क्या आ गई मेरी, स्मॉल एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे पहले से आर स्क्वायर बाय 2 था, नीचे था एम आर की पावर 4 डिवाइड बाय 4। एम से एम कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 तो ऊपर जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो 2 इंटू आर रेस टू पावर 4, और ये भी आर रेस टू पावर 4। तो अगर 2 आर रेस टू पावर 4, आर रेस टू पावर 4। डी ऑप्शन। ठीक है, आराम से लगाना है, कहीं जल्दबाजी में लगा दो। कंसीडर यूनिफॉर्म वायर ऑफ मास m लेंथ l, इट इज बेंड टू फॉर्म अ सेमी सर्कल। ठीक है, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप पहले तो ये बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहे पूरे रिंग का हो चाहे आधे रिंग का हो, रहता तो कितना ही हमेशा सेंटर से एम आर स्क्वायर ही रहता है ना। अब जो लेंथ थी इसको बेंड करके बनाया, तो एल थी, ये कितना बन गया बच्चे, पाई आर इक्वल टू एल हो गया। आर की वैल्यू क्या होगी, एल बाय पाई, एल बाय पाई का स्क्वायर, एम एल स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर, एम एल स्क्वायर। देखो इतना आसान क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। अभी तक देखा, देखो जितने भी क्वेश्चन आ रखे इतना ज्यादा टफ थोड़ी ना है, दो चार को छोड़ के। ठीक है, अगर आप 2020 से 2020 के पहले देखोगे ना, वहां पे है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ठीक है, वहां पे आता है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, आते थे पहले। सॉलिड स्फीयर एंड द सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास सेम रेडियस है आर रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग। रेशियो निकालना रेडियस ऑफ गायरेशन का, बस रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो निकाल लोगे, है ना। आपको पता सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 2 पाई आर। सॉलिड सिलेंडर का कितना होगा, r/√2। बस रेशियो निकालना है इनका। क्लियर है बच्चों। हाँ जी सर। ए लाइट rope is wound A light rope is wound around a hollow cylinder of mass 5 kg and 70 सेंटीमीटर है। द रोप इज पुल्ड विद अ फोर्स इतना है, द एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, देखो मान के चलो कि ये होलो सिलेंडर है। ठीक है, ठीक है, होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर में इसका, होलो सिलेंडर का क्या होता है याद करो, मैंने बताया था होलो सिलेंडर है तो रिंग की तरह काम करेगा, तो इसका सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, है ना। सेंटर पे एम आर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन ये तो है नहीं अभी, तो ये तो बस बताने के लिए है। इसने बोला कि एक ना रोप मैंने इसके ऊपर वाउंड कर दिया ऐसे, और यहां से मैंने, यहाँ पे बच्चे मैंने फोर्स लगा रहा हूँ 52.5 और जैसे फोर्स लगाऊंगा तो बच्चे घूमेगी ना ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। रोटेट करेगी तो इसकी वजह से जब ये इस तरीके से घूमेगी, या पीछे से घूमे तो ऐसे घूमेगी, ऐसे घुमाऊंगा तो इस तरीके से घूमेगी, एंटी क्लॉक क्लॉक वाइज। तो मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि एंटी क्लॉक वाइज घूमे तो इसका कुछ ना कुछ अल्फा होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चों, अल्फा होगा। तो अल्फा होगा, तो हमें वो निकालना है अल्फा की वैल्यू। पहले तो ये देखो, टाव निकालूंगा तो टाव में होता है आई इंटू एल्फा, और इस फोर्स की वजह से मैं क्या निकालूंगा बच्चों, टाउ निकाल दूंगा। आपको बता, मैंने समझाया था आर परपेंडिकुलर इंटू एफ होता है। अब आर परपेंडिकुलर अगर आप ध्यान से देखो इस केस में, तो यहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो आर परपेंडिकुलर का ये डिस्टेंस नहीं होगा, मानते हो कि नहीं मानते, जो कि एक्चुअल में रेडियस ही है, जो कि एक्चुअल में क्या है बच्चे, रेडियस ही है। तो रेडियस इंटू फोर्स, मेरा टॉर्क निकल गया मतलब कि 52.5 इंटू रेडियस हो गया बच्चे 0.7, ये निकल गया मेरा टॉर्क। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को भी, क्लियर है। ठीक है बच्चे, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, कहाँ से रोटेट कर रहा है बच्चे, इस डायरेक्शन से रोटेट कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बच्चों, एम आर स्क्वायर एल्फा। एल्फा की वैल्यू निकालनी है बस, ये तो निकाल ही लोगे, यस और नो। हाँ जी सर।
solid sphere is rolling on a horizontal plane without slipping if the ratio of the angular momentum about an axis of rotation of sphere to the total energy, angular momentum L, total एनर्जी हाफ, मतलब एल भी क्या होता है आई ओमेगा, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों का रेशियो दे रखा है। तो बताओ ओमेगा की वैल्यू निकाल लेना, बस निकाल लोगे। हाँ जी सर। यस सर। सॉलिड स्फीयर की आई की वैल्यू पता है एम, वो तो हट ही जाएगा, देख लेना आप। ठीक है, वी, वी की वैल्यू क्या होती है आर ओमेगा, बस ओमेगा 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 बच जाएगा, एक कट जाएगा ऊपर वाले ओमेगा से, एक नीचे वाला बच जाएगा, वही निकालने बस ओमेगा की वैल्यू। बताओ, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो बस। फॉर रोलिंग स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल, ठीक है। द रेशियो ऑफ द रोटेशनल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसको करवानी बकवास है। स्फेरिकल शेल पता है ना, 2/3 mr², भाई यही बताना, बाकी तो आप इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे बढ़े। हाँ जी सर। सर्कुलर प्लेट है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। सर्कुलर प्लेट है इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसका मतलब कि इस तरीके से बच्चे सर्कुलर प्लेट है, ठीक है। अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर प्लेन है, और कैसे कर रही है बच्चे, ओमेगा ऐसे घूम रही है, प्लेट है, मतलब डिस्क की तरह हो गया। ए पर्सन सिट एट द कॉर्नर, नहीं सॉरी सेंटर, ए पर्सन सिट एट द सेंटर, यहाँ पे बैठा हुआ है, हैविंग टू डम बेल इन हिज हैंड, अभी हैंड में ही है और सेंटर पे बैठा हुआ है, ठीक है। व्हेन ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड, मतलब अब खड़ा हो गया और हाथ फैला दिए, और जैसे ही हाथ फैलाया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मासिस थे इसके, डम्बशल थे, ठीक है बच्चे, डम्बेल थे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया बच्चों, ट्रिपल हो गया, 3 टाइम्स हो गया, जो पहले था अब 3 टाइम्स हो गया। तो अगर पहले एनर्जी ई थी काइनेटिक एनर्जी, तो बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया, पढ़ लो उसको, 1 मिनट अच्छे से पढ़ो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, यहां से कॉन्सेप्ट। पहले मुझे बताओ, प्लेट है ना, प्लेट का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान के चलो आई लिखना, आई लिख लो। अगर आपको लगता है कि मेरे को लिखना चाहिए mr²/2, वो लिख लो, तो मैं आई मान के चल रहा हूँ। कभी यूज होगा तो मैं बोल दूंगा mr²/2, क्योंकि वैल्यू दे रखी ना कुछ भी, तो मैं आई मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ओमेगा यहाँ पे ये है। तो इस केस में मुझे बताओ, इनिशियल जो एनर्जी होगी वो तो होगी सिंपल I⍵²/2, यही तो होगी। मानते हो कि नहीं मानते बच्चे इस बात को, क्लियर है। हाँ जी सर। ठीक है, अब बंदा जैसी एक करता है, डम खड़ा हो जाता है और डमशल आउट ऑफ हैंड कर देता है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 3I। तो मुझे बताओ, क्या ओमेगा सेम रहेगा क्या इस केस में, ये मैं कैसे श्योर से कह सकता हूँ ओमेगा सेम रहेगा, नहीं सर। कह सकता हूँ ओमेगा सेम रहेगा। अगर ओमेगा सेम रहता तो मैं सिंपल बोलता, ई निकल गया आपका क्या बच्चे, 3I²⍵²/2, जो कि गलत हो गया, क्योंकि ओमेगा मुझे क्या पता, क्या हो भी तो सकता हो ना स्लो हो गया हो, भाई स्लो भी तो हो सकता है, तो वो मुझे पता करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, सेंटर से पास होके जा रहा, तो मैंने एक चीज बता दी, सेंटर से जब पास होके जाता है तो टॉर्क कितना निकलता है बच्चे वहां पे, जीरो, जीरो टॉर्क जीरो। निकलेगा, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो फाइनल, देखो तीसरा चौथा क्वेश्चन आ गया है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, जो भी पहले था, मान के चलो आई इंटू ओमेगा था, फाइनल में कितना होगा, इसमें बोला 3I हो गया, और ओमेगा डैश निकल गया। तो मुझे बताओगे ओमेगा डैश की वैल्यू क्या होगी बच्चों इस बार, ओमेगा डैश की वैल्यू होगी ω/3, तो ओमेगा भी क्या हो जाएगी बच्चों, 3 टाइम्स रिड्यूस हो गई। सर में आया कि नहीं आया बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर हुआ, हाँ यस जी और नो। सर। अब हम डालेंगे इसमें वैल्यू, अब हम डालेंगे इसमें वैल्यू, क्या हो जाएगी 3I, ओमेगा की जगह आ जाएगा ω/3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2।
एक बार वैल्यू कैलकुलेट कर 3i ओमेगा स्क्वायर/9 डिवाइड बाय 2, जो कि आ गया 1/3 i ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये क्या है, इनिशियली तो है e/3। e/3 होगा, 3 की वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 होगी बस। क्लियर एवरीवन? हाँ जी सर। ये बताओ क्या होगा। A solid sphere of mass इतना, रेडियस इतना, रोटेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर विद एंगुलर स्पीड है इतना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर है अबाउट इट्स टेंजेंट गिवन है। ये तो सिंपल वैल्यू दे रखी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट, अभी बताया था अबाउट इट्स टेंजेंट वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2/5 mr स्क्वायर। अबाउट इट टेंजेंट निकालना है तो mr स्क्वायर इस इतने टाइम्स x इंटू 10⁻⁻2 टाइम्स इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट डायमीटर। डायमीटर मतलब सेंटर से ही तो पूछ के जा रहा है, तो उसमें तो क्या होगा बच्चों, आई इंटू ओमेगा। सेंटर से पूछ के जा रहा है तो सेंटर पे आई की वैल्यू क्या होती है, 2/5 mr स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 10। अब एक चीज बताओ, सारी तो वैल्यू दे रखी है, तो एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे क्या? मतलब ये कट गया, ये 10 बचा, ये बचा, ये बचा वैल्यू, तो ये 5 से 5 भी कट गया, लो बचा क्या, 20। और भी कुछ कट रहा है क्या? हाँ, 10 को उधर ले जाओ, 7/20, यहाँ पे आ गया 100, 700। एक जीरो से कटा, कितना आ गया, 35। 35 से बचा था बस। हाँ जी क्लियर सर। है बच्चों? ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में बहुत किए। हमने बोला था कि जब भी ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे ये रोटेट भी तो कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, रोटेट भी कर रहा है, तो इसके अंदर दोनों एनर्जी होगी, रोटेशनल भी और काइनेट ट्रांसलेशन भी। ऊपर जाके बच्चों वो दोनों जीरो हो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगी। इसका मतलब कि मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन निकाल सकता हूँ। यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ mv स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ i ओमेगा स्क्वायर, विल बी इक्वल्स टू ½ mv स्क्वायर, जीरो हो जाएगी, ½ i ओमेगा स्क्वायर भी जीरो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे बच जाएगा mgh बच जाएगा बस। होलो स्फेरिकल बॉल बोला, होलो, होलो में आई की वैल्यू होती है 2/3 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। वी की वैल्यू तो आपको पता ही होती है r² ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mgh। एम 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 कट गया। वेलोसिटी की वैल्यू 3 दे रखी थी, अच्छा वेलोसिटी की 3 दे रखी है, तो फिर हमें तो इसकी वैल्यू फिर v² पुट करनी पड़ेगी। इसको लिखो 2/3 v², इसको लिखो 1/2। गड़बड़ी कर दी मैंने, यहाँ पे 1/2 भी आएगा, 2 से 2 काटा, तो 1/2 v² प्लस 1/3 v² इक्वल टू gh। कितना हो गया बच्चे, 35 v² बाय 6 इक्वल टू जी की वैल्यू 10 डालो, इसकी वैल्यू 3 डालो, एच की वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर में। मीटर में आएगी, सेंटीमीटर में पुट करनी है, मीटर में आएगी, और यहाँ पे सेंटीमीटर लिख रहा है, जोश में मत कर देना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके करना। क्लियर है बच्चों, सर में आ गया? हाँ जी सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। अरे यार, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर से पास होकर कितनी वैल्यू होती है, mr² ही वैल्यू होती है, 1। वन। ए रिंग एंड अ सॉलिड स्फीयर पासिंग थ्रू देयर सेंटर है सेम रेडियस ऑफ गायरेशन है, मतलब कि रेडियस अलग अलग है। रिंग की क्या होती है बच्चों, केवल आर ही होती है, r1 ले लो। सॉलिड स्फीयर की कितनी होती है, √2/5 r2 होती है। दोनों को इक्वेट करके बताना आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 पुट कर दो, देखो सर में आया कि नहीं आया, सर में आ गया होगा। हाँ जी सर।
देखो आगे जो मैंने बोला था ना, टू आइडेंटिकल सॉलिड बॉल, मास इतना है, रेडियाई इतना है, देखो सब चेंज कर दिया, रेडियाई 10 सेंटीमीटर कर दिया 5 की जगह। वहां पे कितना था बच्चों, दोनों के भी जब 5 मीटर था, वो 40 सेंटीमीटर कर दिया बस। अब आ गए तुम्हारे डाउट जो तुमने भेजे थे। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। ये कह रहा है कि एन एल शेप ऑब्जेक्ट मेड ऑफ द थिन रोड, ये लेवल 3 समझ लो, लेवल 3 4 है, हाई फाई, मतलब ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। एल शेप बच्चों मेरा क्या था, ऑब्जेक्ट था, उसको जैसे मैंने हैंग किया, हैंग करने के बाद बच्चों क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंगल थीटा देने लग गया। अब वो थीटा की वैल्यू निकालनी है, जिसमें गिवन है ये लेंथ जो गिवन है ए बी इक्वल टू बी सी है। बस इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा डायमेट्रिक डायग्राम थोड़ा गलत है। गलत क्यों है, देखो कैसे। जब ये रेस्ट पर है तो आपको पता होना चाहिए, रेस्ट पे एक तो फोर्स जीरो हो जाता है, नेट फोर्स, और टॉर्क भी क्या हो जाता है, जीरो। अगर मैं देखूं टॉर्क जीरो होने का, तो इसका भी एम जी नीचे की तरफ है, इसका भी एम जी नीचे की तरफ है, दोनों ही एम जी एक ही साइड में है, तो रोटेट दोनों अगर इस डायरेक्शन में होंगे तो इक्वल टू जीरो होगा नहीं। तो ऑफ कोर्स सी बात है, ये इस तरीके से नहीं था क्वेश्चन में। डायग्राम जो बुक है इसने शायद गलत ड्रॉ किया है। इस तरीके से रोड होगी एक, और एक इस तरीके से रोड होगी। ये एंगल बनाएगा क्या, थीटा। सर में आ गया बच्चों। तो इसका एम जी होगा इसके मिडल में, इसका एम जी होगा इसके इस वाली एक्सिस से राइट हैंड साइड में, मतलब यहाँ पे कहीं ना, L/2 पे ही होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। हाँ जी। अब मेरे को टॉर्क निकाल, पहले तो टेंशन देखो, यहाँ पे अगर मान के चलो टेंशन टी है, तो ये एम जी हो जाएगा, ये भी एम जी हो जाएगा, तो एफ नेट अगर मेरा जीरो है, तो आपने अगर मैं इसको एक सिस्टम मान के चलूं, तो मेरा टेंशन किसके बराबर आ गया बच्चों, 2 mg के बराबर आ गया। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को भी, नो। ठीक है। एक तो ये है। अब पहले इस वाले पोर्शन को देखते हैं। अगर इस वाले पोर्शन को देखें तो हमें इस पॉइंट पर मैं टॉर्क निकालने की कोशिश करूंगा, इस पॉइंट पर। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर मुझे टेंशन तो चाहिए नहीं, और टेंशन की वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा मेरा, जीरो। तो टेंशन की वजह से टॉर्क क्या हो गया बच्चे, जीरो बन गए, क्योंकि यहाँ पे देर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो रेडियस है ऐसी, या मैं बोलूंगा रेडियस कैसी है, देखो ये है रेडियस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ना, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एम जी है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया बच्चे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम जी। तो कैसे रोटेट करेगा बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉक। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो निकालना है। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, दोबारा देखते हैं इसको, आराम से देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। ये लेंथ है, ये एम जी है, ये वैल्यू L/2 हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और ये लेंथ निकालनी जिसपे ये वैल्यू दे रखे थीटा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन एंगल लगेगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब कि एक्स अपॉन में L/2। तो एक्स जो निकला वो निकल गया L/2 साइन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं एंटी क्लॉक को प्लस मान रहा तो एम जी L/2 साइन थीटा। यहाँ तक बताओ किसी को डाउट है तो। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को अच्छे से, देख लो अभी भी कोई डाउट है तो। हाँ क्लियर है जी। बच्चों, क्लियर है। यस सर। यस सर। यस अब सर। ध्यान से देखना है, देखो अगला पोर्शन थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। चल बना ही लेते हैं डायग्राम। इसी को ही मैं दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसी का ही मुझे साफ वर्जन चाहिए थोड़ा सा और। ये है, और एक ये है बच्चे, ये मिडल लाइन है जा रही है। मान के चलो कि एम जी इसका यहाँ पर, ठीक है।
अगर मैं बोलूंगा ये mg है तो मेरे को तो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मैं कैसे निकालूंगा, ये मेरे लिए टफ है थोड़ा। या फिर मैं बोलूंगा कि अगर एक लाइन जा रही है तो मेरे को भाई साहब ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, दिस वन, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। बल्कि जो पहले वाला mg था वो इतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, वरना मैं वो भी निकाल देता। लेकिन ये तो मेरे को उतना पता, फिर इतना नहीं पता, ये वाला पोर्शन नहीं पता। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल लगाएंगे, कौन सा, ये वाला एंगल, ये वाला। ये पूरी लेंथ निकल जाएगी यहां से लेकर, अभी भी ये लेंथ नहीं निकली है, पर कोई बात नहीं, ये वाली लेंथ तो निकल गई। ये लेंथ है थीटा, ये कितनी है, पूरी एल। तो ये लेंथ निकल गई बच्चे एल साइन थीटा, जैसे कि पहले निकाली थी। क्लियर बच्चे, यहां तक हो गए, मतलब क्लियर। अब देखो हाँ जी नीचे सर। वाली कैसे निकलेगी, ये वाली। मैं क्या करूंगा, ये पूरी लेंथ निकालना चाहता हूँ। देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, यहां से ये वाला और ये वाला। इसने ये 90 बोला है, तो ध्यान से देखो, अगर ये 90 है ना बच्चों, अगर ये 90 है, ये थीटा होगा, ये 91 है, थीटा होगा, ये 90 है पूरा, तो ये भी क्या बन जाएगा बच्चे, थीटा ही बन जाएगा। लेकिन मेरे को क्या निकालना, क्या है, मेरे को ये निकालना है, कौन सी लेंथ, ये पूरी लेंथ, ये वाली। ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है L/2, क्योंकि L/2 यहाँ पर है। L/2 है, थीटा के साथ वाली साइड होती है बेस, तो यहाँ पे लगेगा कॉस, कॉस थीटा। और ये मान के चलो मेरे को, मैंने इसको y मान लिया पूरे को, y अपॉन में L/2। तो y की वैल्यू होगी बच्चे L/2 कॉस थीटा। अब पूरी लेंथ जो निकली है वो तो निकली है L/2 कॉस थीटा, और जो ये वाली लेंथ निकली है इसके से जो हमने निकाली थी वो कितनी निकाली थी बच्चे, L साइन थीटा। तो माइनस के L साइन थीटा, ये निकल गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पूरे में से इतनी माइनस किया, ये निकल गया। अब इसमें ऐड होगा बच्चे mg, इधर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे, तो ये जाएगा क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे होगा माइनस के mg इनटू में L/2 कॉस थीटा माइनस के L साइन थीटा इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, mg हट जाएंगे, L भी हट जाएंगे, तो बचा क्या, ध्यान से देखो, साइन थीटा/2 माइनस के कॉस थीटा/2 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। साइन थीटा ये क्या बन जाएगा बच्चों, 3/2 साइन थीटा, इधर चला जाएगा कॉस थीटा/2, 2 से 2 कट गया, टेन थीटा इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 1/3, ये आंसर। बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन को करने का एडवांटेज हुआ, देखो आपको पता चल गया कि फोर्स कैसे, हमने टॉर्क कैसे निकाला। क्लियर हो गया बच्चे, यस और नो। हाँ जी सर। यस सर। यस सर। एक इसका ये क्वेश्चन था, देखो ये क्या कह रहा है, ए पर्सन ऑफ मास m सिटिंग ऑन अ स्विंग, स्विंग है, ठीक है, टू ए लेंथ L एंड स्विंगिंग विद अ एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा नॉट, ठीक है। इफ द पर्सन स्टैंड अप व्हेन स्विंग passes थ्रू द लोएस्ट पॉइंट, द वर्क डन बाय हिम एज्यूमिंग हिज सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है बच्चे, मूव कर रहा है L लेस देन स्मॉल l से, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान से देखो, स्विंगिंग ऑफ मास m से कर रहा है, ठीक है, m सिटिंग ऑन दिस टूल, और ये बनेगा इस तरीके से, तो इसे सोल्व होगा इस तरीके से। तो देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे एक स्विंग है, ठीक है, पर्सन यहाँ पे सेटिंग कर रहा है स्विंग पे, और स्विंग की लेंथ दे रखी है बच्चे कितनी, L, ठीक है। स्विंग कुछ ऐसा है, इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से ऐसे,
उसकी लेंथ कितनी दे रखी है बच्चे, एल दे रखी है, ठीक है, कैपिटल एल। फिर स्विंग विद द एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना बच्चे, कितना एंगुलर एम्पलीट्यूड तक जा सकता है वो, थीटा नॉट तक जा सकता है, ठीक है। इफ द पर्सन स्टैंड अप व्हेन द स्विंग पासेस थ्रू द लोएस्ट पॉइंट पे स्टैंड अप करता है, ठीक है, और एज्यूमिंग दैट हिज सेंटर ऑफ मास मूव बाय ए डिस्टेंस एल। सेंटर ऑफ मास मतलब कि समझ लो कि इसका जो है मास, जो कि मान के चलो कि इस पूरा का मिला के दोनों का, क्योंकि पर्सन एम है तो इसका लग जाएगा बच्चे एम जी फोर्स, और इसका जो सेट, इसकी लेंथ मान के चलो कितनी होगी बच्चे, एल हो गई, इसकी खुद की लेंथ कितनी होगी, एल। क्लियर है बच्चे यहाँ तक, ठीक है। तो यहां से नहीं ऐसे रोटेट करेगा, या फिर बोल लो कि ये एल है मेरा, ठीक है, यहां तक रोड है और यहां तक पर्सन लटका हुआ है, इस तरीके से। तो मैं दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखो। ये रोड, ये पर्सन यहाँ पे लटका हुआ, ऐसे रोटेट कर रहा है, और ये एल है, ये बहुत ज्यादा छोटी है, कैपिटल एल से। क्या बात क्लियर हो गई, ठीक है बच्चों। हाँ जी। अब कितना मैक्सिमम एंगल तक जा सकता है बच्चे, थीटा एंगल तक जा सकता है, थीटा एंगल तक। तो मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लग सकता है यहाँ पे कैसे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे टॉर्क क्या होगा बच्चे, जीरो ही होगा हर एक पॉइंट पे, या फिर इस पॉइंट पर बोल दो, इस पॉइंट पे टॉर्क क्या होगा, हिंज पे जीरो बनेगा। तो ये लेंथ लोएस्ट पॉइंट पे लटका हुआ है, तो ये लेंथ होगी कितनी, एल माइनस एल, ठीक है। तो अब लगाते हैं क्या बच्चे, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मैं बोलूंगा एंगुलर मोमेंटम होगा एम, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो नहीं रखी, दे रखी है, चलो v है इस डायरेक्शन में, और ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, l। ये कितनी लेंथ हो गई बच्चे, l हो गई। तो मैं बोलूंगा m v l विल बी इक्वल्स टू, और जो मास जो पर्सन लटका हुआ है, अब इसकी वेलोसिटी मान के चलो कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी वेलोसिटी निकालनी ना, वर्क डन निकालना, तो इसकी वेलोसिटी मान के चलो हो जाएगी v नॉट, तो हो जाएगी लेंथ, तो उसकी तो मास नहीं दे रखा, तो m v नॉट, इसके लेंथ कितनी है, l माइनस स्मॉल। तो जो पर्सन की वेलोसिटी है वो कितनी निकल गई, वो निकल गई, एम से एम कैंसिल, वेलोसिटी ऑफ रोड एल डिवाइड बाय एल माइनस। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है बच्चों, ठीक है। हाँ अब जी। हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसका एनर्जी कंजर्वेशन। क्या निकालना है बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन निकालना है। तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन पे क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन निकलेगा। तो क्या निकलेगा बच्चों, हाफ एम वी, ये वाला वी स्क्वायर, प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, दोनों मूव कर रहे हैं। जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो रॉड तो बच्चों ऐसे ही रहेगा, लेकिन पर्सन क्या हो जाएगा, ऐसे लटक जाएगा, पर्सन ऐसे लटक, ठीक है। तो इसके लिए हाइट कितनी होगी बच्चे, ये कैलकुलेट कर लोगे आप हाइट, ठीक है, कितने एंगल से, थीटा एंगल से, तो हाइट कैलकुलेट कर लोगे, ये वाली वैल्यू, यस और नो, ये तो हमने कर रखा है ना बहुत बार। कितनी निकल जाती है, निकलती है एल माइनस एल एल माइनस एल कॉस कॉस निकलती है, ये इसके लिए निकल जाएगी। इसके लिए एक और एल एक्स्ट्रा आ जाएगी, इसके लिए हाइट ये निकल जाएगी। तो इन दोनों की वजह से बच्चों जो निकलेगा वो निकलेगा एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा, और उसके लिए क्या निकलेगा बच्चे, एम जी मान के चलो एल डैश माइनस एल डैश कॉस थीटा,
ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन निकालेंगे बच्चे तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, इसी के रिलेटेड में आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई सारांश? हाँ जी सर। ये देखो ये क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर सॉलिड बॉक्स है, ऑफ लेंथ कितनी दे रखी है बच्चे इस बॉक्स की, 0.3 मीटर, इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली विद वन ऑफ इट्स साइड ऑन द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म पर है। ठीक है। नाउ व्हेन द रिलीज, जैसे इसको रिलीज किया गया तो ये स्लिप ऑफ हो जाता है और पहुंच जाता है यहाँ पे 0.01 सेकेंड में। ठीक है। और ये क्या कर जाता है बच्चों, घूम जाता है। तो बताओ कि कितने एंगल से ये घूमेगा, कितने एंगल से क्या करेगा बच्चों, रोटेट करेगा जब ये ग्राउंड पे हिट करेगा। जब ये क्या करेगा बच्चों, ग्राउंड पे हिट करेगा तो कितने एंगल से रोटेट करेगा ये? ठीक है, कितने एंगल रोटेट कर चुका होगा। तो ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखो। इसमें बोल रखा है कि बहुत स्मॉल ड्यूरेशन पे एकदम से बच्चों स्लिप ऑफ होता है। स्मॉल ड्यूरेशन पे स्लिप ऑफ होने का मतलब कि यहाँ पे इम्पल्स है, यहाँ पे क्या है बच्चों, एकदम से इम्पल्स आ गया। और इम्पल्स, पहले हम लीनर का इम्पल्स जानने की कोशिश करते हैं। लीनर का इम्पल्स होता है बच्चों चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, या फिर क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है। अगर स्मॉल टाइम है तो dt आ जाता है और इसका इंटीग्रेशन, इस तरीके से इम्पल्स होता है। ऐसे ही मैं जब एंगुलर इम्पल्स की बात करूंगा, एंगुलर इम्पल्स की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा एंगुलर एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस टॉर्क इनटू dt का इंटीग्रेशन। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है बच्चे, टॉर्क होता है dl बाई dt ही होता है। तो टाउ dt किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl के बराबर ही हो जाएगा। तो वही आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? पहले बताओ, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ठीक है। तो मुझे बताओ, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ जो टॉर्क है इंटू डी टी विल बी इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस के इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। इनिशियली पे इसने बोला कि वो रेस्ट पर था। ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगी, जीरो बन जाएगी, क्योंकि एल एल क्या होता है, आई इंटू ओमेगा, तो जीरो बन गया। यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, आई इंटू ओमेगा, जो कि मेरे को निकालना है। ठीक है, इस बॉक्स का निकालना है। ठीक है। अब टॉर्क, टॉर्क निकालना पड़ेगा हमें, टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो टॉर्क कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो टॉर्क कैसे निकालते हैं। ये है बॉक्स, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और नीचे की तरफ क्या निकलेगा बच्चे, एम जी। तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, सॉरी, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया फोर्स। तो मैं बोलूंगा ये टोटल था कितना, 0.3। तो ये हो गया बच्चे, अंदर लिखूंगा मैं 0.3 का हाफ इंटू एम जी डी टी। और कितनी ड्यूरेशन के लिए एकदम से चेंज हुआ है, जीरो से लेकर 0.01 सेकेंड। और ये निकल गया आई इंटू ओमेगा। मुझे एक चीज बता, ये तो कांस्टेंट ही होगा सारा का सारा, तो 0.3/2 mg। टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो यही वैल्यू आएगी 0.01 इंटू में। ये बॉक्स है, इस बॉक्स का मुझे वो बता, इस बॉक्स का, ये तो सिंपल एक इसकी वेट तो दे रखी, तो ये रॉड की तरह ही मानूंगा। रॉड का सेंटर पॉइंट से, ठीक है, सेंटर पॉइंट से गिर कैसे रहा है एक्चुअली में, अच्छा गिर तो यहाँ से रहा है ना, तो सेंटर पोजीशन लूंगा, यहाँ से मानूंगा। गिर ऐसे रहा है, तो इस ये वाली एक्सिस बन गई तेरी। तो इस वाली एक्सिस से बच्चे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो बोलेगा इस वाली एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml² बाय 3। यस और नो, इंटू ओमेगा। हाँ जी सर। तो बता, एम से एम पता है कट गया, एल से बल्कि एक एल भी कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, है ना, आ जाएगी ओमेगा की वैल्यू। अब तू देख, इसने बोला एंगल निकालना, एंगल मतलब कि थीटा निकालना है। क्या निकालना बच्चे, थीटा। अब तेरे को पता है थीटा क्या होता है, ओमेगा इंटू टी होता है। क्या होता है, ओमेगा इंटू टी। तो मेरे को टी निकालना पड़ेगा, मेरे को क्या निकालना पड़ेगा बच्चे, टी निकालना पड़ेगा। और टी कैसे निकालेंगे, देखो टी हम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम पे नीचे पहुंचा। तो मुझे बताओ,
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है बच्चे 5 मीटर, तो हो गया 5, इनिशियल था 0, ठीक है, प्लस हाफ एक्सलेशन की वैल्यू बच्चे जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया 5, 5 से 5 कट गया, टी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 1 आ गई, टी की वैल्यू 1, ओमेगा की वैल्यू जो आएगी जो वही आपका थीटा बन जाएगा, बस जो ओमेगा वही आपका थीटा बन जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये वाला? हाँ जी सर। देखो ये वाला क्वेश्चन तो हम क्लास में भी कर चुके हैं, अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो तो इसमें हमने देखा था कि इसने बोला, देखो इसने क्या बोला, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका बीच में होल है और जिसकी रेडियस क्या है बच्चे, ए है, ठीक है, जहां से काटा गया, और बड़े वाले की बी है, मास पर यूनिट एरिया जो वेरी कर रहा है, इस तरीके से वेरी कर रहा है, तो बताओ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या निकलेगा? तो एक बार एक चीज समझो, देखो क्या मैं इसका एक बीच में एक पोर्शन ले लूं, है ना, ऐसे पोर्शन ले लूं एक, जिसका यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है बच्चे, स्मॉल आर है, ठीक है, तो होगा कि नहीं होगा, कहीं ना कहीं मास कंसंट्रेटेड होगा, इस पॉइंट पर होगा मास कंसंट्रेटेड, तो तुम बताओ क्या इसका सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल सकते डिस्क का? तो बताओ ये निकाल सकता नहीं निकाल सकता, यस और नो? हाँ जी सर। सेंटर से डिस्क का मास निकल जाते, कैसे करना है इसको, कैसे करना है, ध्यान से सुन ले। यहाँ पे पहले तो एक रेडियस लेगा और उसकी कुछ ना कुछ विड्थ होगी, जो विड्थ होगी वो होगी डी आर, तो तुझे पता है कि मास पर यूनिट एरिया वो क्या है, किसके बराबर है, सिग्मा नॉट डिवाइड बाय आर के। तो अगर मैं स्मॉल वाले की बात करूं जिसके डीएम मास है, तो मैं बोलूंगा डीएम, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये तो पत्थर को पता है 2 पाई आर, और इसकी विड्थ है डी आर, तो निकल जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर डी आर। तो इन दोनों रिलेशन से मुझे बता डीएम की वैल्यू निकाल सकता है, तो सिग्मा डिवाइड बाय आर, 2 पाई आर डी आर, आर से आर कैंसिल, सिग्मा 2 पाई डी आर, है ना? मुझे बता सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकाल देते हैं हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है? तो बस वहां पे क्या करते हैं, डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ तो डीएम निकालना सिखा देना, बस डीएम की वैल्यू सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला पुट करेगा, तो कहीं ना कहीं वैल्यू आएगी इसकी, कहीं ना कहीं किसी सेंटर पे इसका इसका मास कंसंट्रेट कर रहा होगा यहीं पे। अब तू बता, जब मास कंसंट्रेट कर रहा होगा तो यही क्या बन जाएगा बच्चा, रेडियस ऑफ गायरेशन ही तो बन जाएगा, यस और नो? है ना? एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, तूने डीएम निकाल दे, तो इसकी वजह से छोटा सा क्या निकाल ले, एंगुलर, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दे, वो कितना हो जाएगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर दे, क्या ये डीएम की वैल्यू तो यहाँ पुट कर देगा, है ना, पुट कर देगा इसकी वैल्यू पुट कर देगा, तो इसको इंटीग्रेट कर देगा कहाँ से लेकर, ए से लेकर बी तक, तो तू बता इसकी वैल्यू आ गई, डीएम की वैल्यू पुट कर दे, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ये कहाँ से कहाँ आ गई, ए इंटू बी, आई की वैल्यू आ गई सिग्मा 2 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 3 ए इंटू बी, तो ये आ गई सिग्मा 2 पाई/3 बी क्यूब माइनस ए, ये निकल गया टोटल तेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है बच्चों, एम के स्क्वायर होता है, पतर को एम नहीं पता, तो एम कैसे निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फर्दर, कहाँ से कहाँ, ए से लेकर बी तक, तो तू बता इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा 2 पाई बी माइनस ए, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दे, सिग्मा 2 पाई बी माइनस ए इंटू के स्क्वायर इक्वल टू ये पूरा का पूरा सिग्मा 2 पाई/3 बी क्यूब माइनस ए क्यूब, तो तेरे को दिख रहा होगा ये तो कट गया,
बी माइनस ए और बी क्यू माइनस ए क्यू में ये कट जाएगा तो के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे ख्याल से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, यही फॉर्मूला होता है ना, ए क्यू सॉरी प्लस ए बी आता है, माइनस है ना, डिवाइड बाय 3, इसका अंडर रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा इस तरीके से। सेंटर और मास से करना वहां से करते, इससे करना है इससे करते। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये वाला तो पोर्शन खत्म हो गया। अब हमारा क्या रहेगा, सर्कुलर मोशन, वो जल्दी हो जाएगा तो उसको हम करते हैं उसके बाद।